Hello everyone. Today we are starting a new chapter, that is the chapter 19th excretory product and their elimination. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात आती है बेटा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है. तो जो एनिमल बॉडी है वो एनिमल बॉडी में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं और उस प्रोसेसेस से बहुत सारे वेस्ट का जनरेशन होता है. ठीक है. तो जो वेस्ट मटेरियल विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस, दोज आर नॉन एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. और यही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में ड्यू टू दोज प्रोसेसेस एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं. ठीक है. ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं. अब इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालना भी ज़रूरी है. अगर नहीं निकाला जाएगा तो दीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इफ़ गेट एक्यूमुलेटेड इनफ, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो इट कैन बी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है एंड ऑब्वियसली इट विल कॉज सम काइंड ऑफ डिजीजेज और डिसऑर्डर. ठीक है. अब देखते हैं कि जो बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है जो कि एनिमल बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो कौन कौन से हैं. तो बेसिकली कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बहुत सारे आयंस होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, फॉस्फेट एट्सेट्रा. सो दीज आर द बेसिक आयन, बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं. अब इनमें से अगर देखा जाए बेटा तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से एलिमिनेट कैसे किया जाता है. ठीक है. और इनमें से भी जो स्पेसिफिकली हमारा ध्यान रहेगा वो नाइट्रोजनस वेस्ट्स के ऊपर रहेगा. ठीक है. कि नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है. नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं? ऐसे वेस्ट जिनमें कि नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ठीक है. ये तीनों जो हैं, दीज थ्री आर द बेसिक नाइट्रोजनस वेस्टेज जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ ध्यान ये देना बेटा कि आउट ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्टेज जो अमोनिया जो है बेटा, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल. इट इज द मोस्ट टॉक्सिक. ठीक है. सबसे ज़्यादा अगर कुछ टॉक्सिक है वेस्ट की बात करें तो अमोनिया होता है. ठीक है. तो इस अमोनिया को अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसे बॉडी से डायरेक्टली बाहर नहीं निकाला जा सकता. तो इसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जाता है, इसे वाटर में डाइल्यूट किया जाता है. अमोनिया इज़ हाईली डाइल्यूटेड इन वाटर. ठीक है. तो अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. अमोनिया को बाहर एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर हाईली एबिडेंस में प्रेजेंट है, जहाँ पे वाटर की कोई कमी नहीं है, वैसे ऑर्गेनिज्म कैसा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं? अमोनिया रिलीज करते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर की कोई कमी नहीं है तो वो अमोनिया को डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व करके अपने बॉडी से रिलीज कर सकते हैं. ठीक है. तो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को अमोनोटेलिक कहा जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फिशेज. ठीक है. वाटर में रहते हैं तो ऑब्वियसली फिशेस के पास वाटर की तो कोई कमी नहीं है. ठीक है. तो ये क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया रिलीज करेंगे. ठीक है. कैसे करेंगे? अमोनिया को डाइल्यूट किया जाएगा किसमें? वाटर में. ठीक है. और फिर इस वाटर को किसी जैसे कि अपने फिशेस में क्या होता है, ये जो भी इनका वेस्ट प्रोडक्ट है ये वाटर में डिजॉल्व करके उसे डिफ्यूज आउट कर देते हैं बॉडी से. ठीक है. तो जो अमोनिया जो होता है वो बॉडी से डिफ्यूज आउट हो जाता है. ठीक है. सो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अमोनोटेलिक. ठीक है. फिर बात करते हैं, अमोनिया से ही बनता है यूरिया. ठीक है. अमोनिया से ही यूरिया बनता है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वाटर जो है वो
एडिक्वेट अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना अमाउंट में है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे वाटर ना ज़्यादा है ना कम है, फॉर जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में भी वैसे एनिमल्स जो कि वाटर के पास रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास वाटर एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। उनमें जो एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज यूरिया। तो इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, डॉग्स, कैट्स एट्सेट्रा, ठीक है। सो दीज आर यूरियोटेलिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है। और वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो कि ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके पास वाटर की स्कैरसिटी हो, वाटर कम वहाँ पे प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वेस्ट को रिलीज करते हैं। उनके वेस्ट प्रोडक्ट में वाटर बहुत कम रहता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूरिकोटेलिक कहा जाता है और वो डायरेक्ट यूरिक एसिड को ही अपने बॉडी से रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर बात करें तो लिजर्ड्स, स्नेक्स, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म जिन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। तो तीनों टाइप के ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया। अमोनोटेलिक, जिनके पास वाटर की कोई कमी नहीं है, तो ये डायरेक्टली अमोनिया को ही रिलीज करते हैं। कैसे? वाटर में डिफ्यूज आउट करके, वाटर में डाइल्यूट करके इसे डिफ्यूज आउट कर देंगे। वहीं यूरियोटेलिक जो है वो यूरिया का कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं और बॉडी से उसे रिलीज करते हैं। और वहीं जो यूरिकोटेलिक होंगे वो ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी होती है, तो इनका जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो उनमें वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, उसमें वाटर बहुत ही कम होता है, ठीक है। चलो और बात करते हैं कि ये तो हुआ कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कोई तो एक ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें बेटा, डाइवर्सिटी आप सबने एक पढ़ रखी होगी 11th में। तो अगर डाइवर्सिटी के हिसाब से चले तो एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन धीरे धीरे क्या होता गया है कि ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता चला गया है। पहले बहुत सिंपल ऑर्गन्स थे, फिर ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स होते चले गए हैं। तो सिमिलरली जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उनका भी एक डेवलपमेंट होता चला गया है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल प्लैटेहेलमिन्थस की, प्लैटेहेलमिन्थस का एग्जांपल फ्लैटवॉर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्लैटवॉर्म्स में एक जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे दे वेर प्रोटोनेफ्रीडा एंड, या फिर इसे फ्लेम सेल्स भी कहा जाता था। वहीं फर्दर और आगे बढ़ते एंग्लिडा में तो उनमें नेफ्रीडिया पाया जाता था। और फिर और आगे बढ़े आर्थ्रोपोडा में तो उनके पास मैल्फिजियन ट्यूब्यूल पाया जाता था, फॉर एग्जांपल कॉकरोचेस में। और आगे बढ़ते हैं क्रस्टेशियंस में ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटेनल ग्लैंड्स पाया जाता है। और वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें हम लोग जो है हमारे अंदर किडनी पाया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें बेटा, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, ठीक है। वन पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट है, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया हमारे पास? वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सबसे पहले बात करेंगे बेटा किडनी की। अगर हम लोग बात करें तो किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का होता है भाई, बीन शेप का होता है, ऑब्वियसली सबको पता है, ठीक है। अब इसके पोजीशन की बात करते हैं बेटा, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो इट इज लोकेटेड एट द सेम लेवल, उसी लेवल पे प्रेजेंट होगा जिस लेवल पे लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा मीट करता है। अब ये लास्ट थोरैकिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा है क्या बेटा? जब हम कहते हैं स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे तो हम वर्टिब्रा के बारे में पढ़ेंगे, और वर्टिब्रा के बारे में ये भी पढ़ेंगे कि वर्टिब्रा में 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। उन 5 सेक्शंस में से थोरैकिक पार्ट भी होता है, लंबर पार्ट भी होता है, सैक्रल भी होता है, कॉकेक्स भी होता है, ठीक है। तो
अगर मैं थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ तो सपोज दिस इज इफ अगर ये ह्यूमन बॉडी है, ये बैक पोर्शन है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्टिब्रा शुरू होता है, ठीक है, ऐसे, और नीचे तक तक जाता है, लास्ट में कॉकेक्स होता है। तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर कुछ इस एरिया में एक प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये इसी लेवल पे ये किडनी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये तो वर्टिब्रा का एक वो था, साथ ही साथ ये डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब ये क्या है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। एब्डोमिनल कैविटी क्या है? इफ दिस इज द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सो नेक्स्ट से लेके जो चेस्ट का जो रीजन था बेटा, दिस वाज द थोरैसिक रीजन, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। और स्टमक से लेके नीचे तक का जो रीजन था, दिस वाज द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? पहली बात तो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, और कह रहा है क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल। देखो दो चीजें होती है बेटा, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल और वेंट्रल का क्या मतलब है कि जिस ऑर्गेनिज्म का माउथ जिस तरफ होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का माउथ जिस तरफ होगा, वो उसका वेंट्रल साइड हो जाएगा, ठीक है। और उसका बैक जिस तरफ होगा, वो उसका डॉर्सल साइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा वेंट्रल साइड उस तरफ है जिस तरफ हमारा फेस है, और हमारा डॉर्सल साइड उस तरफ है जिस तरफ हमारा बैक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है भाई? तो जिस तरफ हमारा बैक है, डॉर्सल साइड पे एक प्रेजेंट है, और एब्डोमिनल कैविटी के इनर वॉल के पास प्रेजेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, इसके मेजरमेंट से याद रखना बेटा, 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर का इसकी थिकनेस है, और लगभग 150 ग्राम का इसका एवरेज वेट होता है। 120 से 170 ग्राम होता है, तो एवरेज अगर निकालें तो उसका 150 ग्राम का ये एवरेज वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम किडनी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, किडनी के पास एक आउटर वॉल प्रेजेंट होता है, प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक आउटर प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। एक आउटर प्रोटेक्टिव वॉल प्रेजेंट है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। इसका भी वही काम है बेटा जो कि पेरिकार्डियम का था, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। ये किडनी के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब किडनी जो है बेटा, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है। किडनी का जो आउटर रीजन जो है बेटा, ठीक है, किडनी का जो आउटर जो रीजन है, उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। और जो इनर रीजन जो होता है, जो इनर पार्ट है, उसे मेडुला कहा जाता है, ठीक है। किडनी का जो आउटर पार्ट होगा उसे कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को मेडुला कहा जाता है, ठीक है। अब मेडुला रीजन की बात करें बेटा, तो मेडुला रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉनिकल स्ट्रक्चर्स कहते हैं प्रेजेंट है, जिसे मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द कॉनिकल स्ट्रक्चर्स जिसे मेडुलरी पिरामिड कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट कहाँ है भाई? तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को कैलिक्स कहा जाता है, ठीक है। एक अगर सिंगल है तो उसे कैलिक्स कहा जाएगा, और जितने अगर बहुत सारे हैं तो कैल्सिस कहा जाता है। सिंगल है तो कैलिक्स, और प्लूरल में कैल्सिस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, दो कंसेक्यूटिव मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो एरिया होता है, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड के बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पे जो ये किडनी का जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, इस एरिया को रीनल कॉलम कहा जाता है। इस एरिया को रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहा जाता है, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो एरिया, जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टनी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, दीज कैलिसेस ओपन्स इनटू अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो कैलिसेस हैं, ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलते हैं, एंड दिस एरिया इज नॉन एज द रीनल पेल्विस, ठीक है।
इस एरिया को रीनल पेल्विस कहा जाता है। अच्छा, रीनल पेल्विस के जस्ट पास में एक एरिया प्रेजेंट है। इट इज द एरिया जहां से जितने भी रखते हैं ब्लड वेसल्स किडनी में एंटर या एग्जिट करेंगे, जितने भी ब्लड वेसल एंटर या एग्जिट करेंगे वो एक ही पॉइंट से करेंगे, एक ही ओपनिंग से करेंगे, और ये जो ओपनिंग है बेटा इसे हिलम कहा जाता है। दिस ओपनिंग इज नॉन एज द हिलम। ठीक है, इस ओपनिंग को हिलम कहा जाएगा। ठीक है, और किडनी है तो किडनी से रिलेटेड एक टर्म हो जाएगा बेटा रीनल। ठीक है, किडनी से रिलेटेड टर्म होता है रीनल। जिस तरह लंग से रिलेटेड था पल्मोनरी, उसी तरह किडनी से रिलेटेड है रीनल। तो जो भी आर्टरी किडनी के पास आएगी उसे रीनल आर्टरी कहेंगे, और जो भी वीन किडनी के पास आएगी उसे रीनल वेन कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, किडनी से निकलता है यूरेटर, जो कि हमने पहले देखा था। यूरेटर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के पास। ठीक है, तो आई गेस दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी। अब इस किडनी में किडनी का जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज द नेफ्रॉन। ठीक है, दैट इज द नेफ्रॉन। अब हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं बेटा नेफ्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है। नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, और कॉर्टेक्स रीजन से होते हुए ये मेडुला की तरफ थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ये कॉर्टेक्स और मेडुला में कैसे जाता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होता है, कॉर्टेक्स के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, नेफ्रॉन की बात करें बेटा तो दोनों ही किडनीज में अप्रॉक्स 1 मिलियन इन ईच किडनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिस तरह बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है, उसी तरह किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें बेटा तो देखो नेफ्रॉन के पार्ट्स की बात करें तो एक आर्टरी आती है। ठीक है, एक आर्टरी आती है जो कि ब्लड लेके नेफ्रॉन में आ रही है। एक आर्टरी जो कि ब्लड में नेफ्रॉन में ब्लड लेके आ रही है। दिस आर्टरी इज नॉन एज एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और यही आर्टरी फिर यहां से बाहर भी निकल रही होगी। दिस विल बी नॉन एज इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, जो आर्टरी ब्लड लेके आ रही है दैट इज एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड लेके जा रही है दैट इज इफरेंट आर्टरियोल। यहां पे कंफ्यूज मत करना बच्चे, एफरेंट और इफरेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है, ABCD में पहले कौन आता है, ए आता है। तो जो ब्लड लेके आ रहा है वो एफरेंट, और जो लेके जा रहा है बाद में जो जा रहा है दैट इज इफरेंट। ठीक है, ए पहले आ रहा है तो एफरेंट, और ई बाद में आ रहा है तो इफरेंट। ठीक है, ये जो है आर्टरियोल जो है बेटा ये एक ये गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बेटा। ठीक है, दिस पार्ट इज नॉन एज द ग्लोमेरुलस। इसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल जो है वो टफ्ट बनाता है एक, जिसे मतलब इन नॉर्मल टर्म गुच्छा कहेंगे। ठीक है, टफ्ट बनाता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट कहाँ होता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इसे हम लोग बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, आर्टरियोल क्या बना रहा है, एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना रहा है जिसे ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट का एक कप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को टुगेदर, इन दोनों को एक साथ मिलके मैल्फिजियन बॉडी कहा जाता है। इसे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल मत कह देना, इट इज मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या, बोमन्स कैप्सूल फर्दर रीनल ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें तो दो टाइप के रीनल ट्यूब्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट है। जो पहले जो प्रेजेंट है बेटा, ये इतना जो पार्ट है, दिस इज नॉन एज PCT। PCT का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल
कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब ही होता है जो पहले आ रहा हो, जो पहले आ रहा हो उसे प्रॉक्सिमल कहते हैं, ठीक है। और कॉन्व्यूलेटेड का क्या मतलब है? कॉन्व्यूलेटेड का मतलब फोल्ड्स होता है बेटा। ये तुम देख रहे हो, ट्यूब जो है वो फोल्ड्स बना रहा है, ये फोल्ड बना रहा है, दैट इज वाई कॉन्व्यूलेटेड। और ट्यूब्यूल का मतलब तो ट्यूब होता ही है, ठीक है। दैट इज वाई दिस पार्ट इज नॉन एज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब जो पहले आ रहा है, कॉन्व्यूलेटेड का मतलब फोर्स बना रहा है, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब तो है ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप कहा जाता है, ठीक है। इसे लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप कहा जाता है। और फिर इसके लूप ऑफ हेनले के बाद प्रेजेंट है डीसीटी। दिस इज द डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल का क्या मतलब है? सिमिलरली, डिस्टल का मतलब जो पीछे आता है, और कॉन्व्यूलेटेड और ट्यूब्यूल का मतलब तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स कितने हो गए? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और फिर ये डीसीटी जो है लास्ट में जाके कहाँ मैच करता है, कहाँ पे मिलता है, ये ज्वाइन करेगा, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला था कि जो नेफ्रॉन जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में कैसे डिफर कर जाते हैं। देखो, अगर तो लूप ऑफ हेनले जो है वो शॉर्ट है, अगर लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, ठीक है, तो वो कॉर्टेक्स में ही रह जाएगा, कॉर्टेक्स तक में ही रह जाएगा, ठीक है। ऐसे नेफ्रॉन को जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और वो कॉर्टेक्स में ही रह जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। वाइल ऐसे नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है वो कॉर्टेक्स से मेडुला तक जाते हैं, उनका लूप ऑफ हेनले जो है वो कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक कंटिन्यू करता है। ऐसे नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ऐसे नेफ्रॉन्स को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। इनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है और वहीं कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, ठीक है। अब देखो, जो हमने कहा कि भाई 1-1 मिलियन नेफ्रॉन हर किडनी में है, तो भाई हर किडनी में 1-1 नेफ्रॉन है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हर नेफ्रॉन का जो डीसीटी है वो किसी कलेक्टिंग डक्ट में जाके मैच कर मिल रहा होगा, ज्वाइन कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर नेफ्रॉन के पास अपना एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, नहीं, एक सिंगल यहाँ पे ये प्रेजेंट है, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट है। इस कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन्स आके अपना डीसीटी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट भी कई सारे होते हैं लेकिन कंपैरिजन टू नेफ्रॉन्स उतने नहीं होते, ठीक है। अच्छा, और कई सारे कलेक्टिंग डक्ट आप जब मिल जाते हैं तो ये एट द एंड कहाँ पे आके ओपन करते हैं, तो ये पेल्विस रीजन में आके ओपन करते हैं, ठीक है। पेल्विस रीजन में आके ओपन करते हैं। और नेफ्रॉन का काम जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो जब यूरिन बन जाएगा तो वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा? रीनल पेल्विस में जाएगा और रीनल पेल्विस से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा? यूरेटर में, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया? क्या क्या है भाई? ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, इन दोनों को कहते हैं ज्वाइन, अगर एक साथ देखा जाएगा तो इसे मैल्फिजियन बॉडी कहा जाएगा। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल्स आएंगे। ये ट्यूब्यूल्स में क्या क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एट द लास्ट इट इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो अब जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आवर यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन्स में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली बेटा यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज द रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज द
सिक्रीशन। ठीक है, अब होने का तो ये 3 अलग अलग प्रोसेस ना हो के एक ही प्रोसेस है, लेकिन आपके समझने के लिए इसे 3 प्रोसेसेस में बांटा गया है। ठीक है, तो हम हर एक प्रोसेस को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स बिटवीन द बोमन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल के बीच में होता है। ठीक है, देखो क्या है बेटा, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टरियोल क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर के आ रहा है। ठीक है, ब्लड को नेफ्रॉन में लेकर के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने एफरेंट आर्टरियोल जो बनाया है वो थोड़ा सा वाइड बनाया है। ठीक है, और दिस इज द इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल क्या कर रहा है, ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर लेके जा रहा है। ठीक है, तो जो इफरेंट आर्टरियोल जो मैंने बनाया वो पतला बनाया है। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि देखो होता क्या है, व्हेन ब्लड कम्स इन द एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसको मैंने थोड़ा सा एनलार्ज करके यहाँ बनाया है, दिस इज द ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में जो देखते हैं आर्टरियोल जो है बेटा, उनका जो इनर लेयर है दैट इज द एंडोथेलियम। ठीक है, एंडोथेलियम, और जो ये और ये जो दिस इज एंड दिस इज द बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम और बोमन्स कैप्सूल का जो अपर लेयर है द एपिथेलियम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक और लेयर प्रेजेंट होता है बेटा, दिस इज द बेसमेंट लेयर। ठीक है, दिस इज द बेसमेंट लेयर। तो होता क्या है, व्हेन द एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आता है तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनके बीच में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जितने भी देखते हैं ब्लड में से प्लाज्मा, ऑलमोस्ट जितना प्लाज्मा होता है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है। ठीक है, और बोमन्स कैप्सूल के जो एपिथेलियम है वहाँ पे छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पोडोसाइट कहा जाता है या फिर सिल्ट पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे जब चाय बनाई जाती है तो छन्नी से रखते हैं, चाय पत्ती को रोक लिया जाता है और बाकी चाय को रखते हैं फ्लो करने दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चीज़ें फिल्टर हो जा रही हैं बिकॉज ऑफ दीज पोडोसाइट्स। ठीक है, तो अब इस ब्लड में से ऑलमोस्ट जितना प्लाज्मा था वो आ जाएगा, और क्या रह जाएगा, तो प्रोटीन्स इसी ब्लड में रह जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट जितना प्लाज्मा था वो सब फिल्टर होके कहाँ आ जाएगा, तो बोमन्स कैप्सूल में आ जाएगा, और जितने प्रोटीन्स थे वो इसी ब्लड में रह जाएंगे, और ये प्रोटीन्स जो है ये फर्दर इफरेंट आर्टरियोल में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे फिल्टर होके जो आ रहे हैं सब्सटेंस, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। इन्हें हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसी प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है बेटा, इसको जीएफआर कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जीएफआर जो है बेटा, इसका अगर रेट की बात करें तो ये लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से होता है, यानी कि हर मिनट में लगभग 125 ml ब्लड जो है वो फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हर मिनट में 125 मिलीलीटर ब्लड अगर फिल्टर किया जा रहा है तो दिन भर में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर किया जाता है। तो अब बॉडी में तो देखते हैं लगभग 5.5 लीटर ही ब्लड है, तो 180 कैसे हुआ, वही 5.5 लीटर ब्लड बार बार फिल्टर हो रहा होता है। तो अप्रॉक्स 180 लीटर पर डे के हिसाब से फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एक सेलुलर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, एक सेलुलर मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है जिसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहा जाता है। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है कहाँ पे, ये डीसीटी और एफरेंट आर्टरियोल एक जगह पे कांटेक्ट बनाता है, उसे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। अब ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है ये जीएफआर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को कंट्रोल करता है। कैसे? अगर कभी जीएफआर लो हो गया, अगर कभी जीएफआर कम हो जाता है, तो ये जो एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो एक रेनिन को एक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये रेनिन को एक इंक्रीज कर देते हैं। अब रेनिन जो है वो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी कि जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आ रहा है उसके अमाउंट को इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही ग्लोमेरुलस का अमाउंट, ग्लोमेरुलर में ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा और वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो जेजी सेल्स का फंक्शन याद रखना। ठीक है, सो दिस वाज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब बात करते हैं बेटा, ध्यान ये देने वाली बात है कि भाई टोटल दिन भर में आते हैं ब्लड कितना आते हैं फिल्टर हो रहा है, 180 लीटर। ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ यूरिन की बात करें तो हम लोग दिन भर में आते हैं अप्रॉक्स 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, फिल्ट्रेशन 180 लीटर हो रहा है और यूरिन का प्रोडक्शन लगभग 1.5 लीटर ही हो रहा है। इतना गैप कैसे आ जा रहा भाई? तो लगभग 99% ऑफ चीज़ें जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आई थी उन्हें दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उन्हें दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बॉडी जो है उस 99% ऑफ चीज़ों को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है। क्यों रीअब्जॉर्ब कर लेती है? देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो कहते हैं सब्सटेंसेस जो आए थे, वो सब्सटेंसेस में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अभी भी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, उन सब्सटेंसेस को बॉडी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एक्सेस वाटर को वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, साथ ही साथ और क्या क्या अब्जॉर्ब कर लेगा भाई? ग्लूकोज को अब्जॉर्ब कर लेगा, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, सोडियम मतलब कई सारे आते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा, बाइकार्बोनेट्स होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को बेटा अब्जॉर्प्शन या फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। इसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये तो कह रहे हैं कि भाई अब्जॉर्ब कर लेगा, कहाँ से अब्जॉर्ब कर लेगा, इसे अब्जॉर्ब करेगा कौन? ठीक है, तो देखो ये जो इफरेंट आर्टरियोल जो है बेटा, यही आगे फर्दर और कंटिन्यू करता है। ठीक है, यही इफरेंट आर्टरियोल और फर्दर कंटिन्यू करता है, और ये जो कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल है, इसके अलोंग ये चलता है। ठीक है, इसके अलोंग ये फॉलो अप करता है। और इस इफरेंट आर्टरियोल में क्या फ्लो कर रहा है भाई? इस इफरेंट आर्टरियोल में तो ब्लड फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो जब रीअब्जॉर्प्शन की बात आती है तो क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है, सोडियम है, अमाइनो एसिड्स हैं, ये इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से निकल के कहाँ चले जाएंगे? दोबारा से ब्लड में चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो वाटर है ये सब निकल के कहाँ चला जाएगा? दोबारा से इस ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, हेंस हम ये कह रहे हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बॉडी वापस से इसे रीअब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक है, सो दिस इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और क्या होता है बेटा? ये तो हो गया पीसीडी। अब देखो लूप ऑफ हेनले की अगर हम लोग बात करें, ये जो है लूप ऑफ हेनले का जो ये जो पार्ट है, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब, ये नीचे जा रहा है, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो पार्ट है, दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। अब देखो सॉरी, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है बेटा, वो H2O के लिए तो परमिएबल होता है, वाटर के लिए तो परमिएबल होता है, लेकिन आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है। परमिएबल और इम्परमिएबल का क्या मतलब है? कि ये वाटर को तो पास होने देगा लेकिन आयंस को पास नहीं होने देगा। ठीक है, आयंस को पास नहीं होने देगा। तो यहां से क्या होता है, जो एक्सेस वाटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था, जो एक्सेस वाटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आया था, वो वाटर यहाँ से रिलीज हो जा रहा है और कहाँ चला जा रहा है? वापस से एक ब्लड में एक रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, और वहीं असेंडिंग लिम्ब जो होता है, ये आयंस के लिए कहते हैं परमिएबल होता है लेकिन वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, यहाँ यानी कि इस यहाँ से वाटर बाहर नहीं जा सकता लेकिन आयंस जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा? वाटर और आयंस के बीच में एक बैलेंस बन जाता है, हेंस यहाँ पे ऑस्मो रेगुलरिटी हो जाती है, ऑस्मो रेगुलरिटी मेंटेन होती है। ठीक है,
आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कहते हैं नेफ्रॉन्स में ऑस्मो रेगुलरिटी को एक मेंटेन किया जाता है, यानी कि वाटर और आयन का बैलेंस किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। चलो, तो लूप ऑफ हेनले भी हो गया। तो दिस वाज अबाउट द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, जो थर्ड प्रोसेस है बेटा, दैट इज द सिक्रीशन। अब दो चीजें होती हैं, याद रखना। जो हमारा चैप्टर है दैट इज एक्सक्रीशन, ठीक है, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सिक्रीशन। एक्सक्रीशन और सिक्रीशन दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर रिलीज करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर रिलीज करना, दैट इज एक्सक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब है? किसी केमिकल को या किसी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ही रिलीज करना, उसे सिक्रीशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूरिनेशन इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। स्वेटिंग, ठीक है, स्वेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीशन। बट रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, रिलीज ऑफ एंजाइम्स, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीशन, ठीक है। बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो हार्मोन जो वो बॉडी में ही तो रिलीज हो रहे हैं ना, बॉडी के बाहर तो रिलीज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्रीशन। बट यूरिनेशन या स्वेटिंग जो है ये एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो सिक्रीशन की क्या जरूरत पड़ गई भाई। सिक्रीशन में क्या होता है कि देखो, जब यहां पे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा था, ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस थे जो कि यहां पे फिल्टर नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ देयर साइज, ठीक है, क्योंकि पोडोसाइट्स का रिस्पेक्टिव साइज होता है, तो साइज की वजह से ये यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ ये जो कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल जो है वो सिक्रीट करता है, और ये सिक्रीट होके दोबारा से जाके कहाँ मिल जाता है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिल जाता है, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं जो कि सिक्रीट करेगा? कुछ ड्रग्स हो जाएंगे, कुछ प्रोटीन जैसे केराटिनिन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेस जो कि सिक्रीट किया जाता है, और ये सॉरी ब्लड से निकल के दोबारा से जीएफआर में जाके मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टोटल प्रोसेस है बेटा, जिसमें अब्जॉर्प्शन भी हो रहा है और सिक्रीशन भी हो रहा है, ये दोनों ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। इनके लिए दो प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है पैसिव अब्जॉर्प्शन, ठीक है, पैसिव अब्जॉर्प्शन, और एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्टिव और पैसिव अब्जॉर्प्शन, एक्टिव और पैसिव प्रोसेस शायद आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। एक्टिव और पैसिव प्रोसेस क्या होता है बेटा? पैसिव प्रोसेस जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, ठीक है। पैसिव अब्जॉर्प्शन जिसमें अब्जॉर्प्शन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, वाइल एक्टिव अब्जॉर्प्शन में किसी भी चीज को अब्जॉर्ब करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी का यूज होता है, एनर्जी करेंसी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को एक्टिव प्रोसेस कहा जाएगा, और जिसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं की जा रही है, ऐसे प्रोसेस को पैसिव प्रोसेस कहा जाएगा, ठीक है। चलो, अब ध्यान क्या रखना है बेटा कि जब तक ये सिक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जब तक तो ये डीसीटी में प्रेजेंट है, तब तक हम इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कहेंगे, ठीक है। जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एट लास्ट कहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, जब ये लास्टली कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, तब जाके हम इसे यूरिन कहेंगे, ठीक है, तब जाके हम इसे यूरिन कहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, कलेक्टिंग डक्ट का भी क्या काम होता है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट भी वाटर को कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज करता है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया रिलीज करता है ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, ठीक है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे मैल्फिजियन बॉडी में क्या हो रहा है बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है? पोडोसाइट से हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या फिल्ट्रेट होके आ रहे हैं? ब्लड में से ऑलमोस्ट ऑल द प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर सम प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स को छोड़ के ऑलमोस्ट जितना प्लाज्मा वो फिल्ट्रेट होके आ रहा है। हम उससे क्या कह रहे हैं भाई? तो हम उसे
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है बेटा दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में भी होगा, डीसीटी में भी होगा, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी दोनों में होगा, ठीक है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है बेटा, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जीएफआर में जो कि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें बॉडी दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ले रही है, दैट इज वाई इसे रीअब्जॉर्प्शन कहा जा रहा है। अदरवाइज सिंपली अब्जॉर्प्शन कह सकते थे, लेकिन क्योंकि ये दोबारा से एब्जॉर्ब किया जा रहा है दैट इज वाई इट इज नॉन एज रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लूप ऑफ हेनले में भी क्या हो रहा है, लूप ऑफ हेनले में भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन किया जा रहा है, वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज सिक्रीशन। सिक्रीशन जो है वो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में दोनों में होता है, ठीक है। सिक्रीशन में क्या हो रहा है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर नहीं हो पाए थे, उन्हें क्या किया जा रहा है, सिक्रीट किया जा रहा है, ताकि वो किस में जाके ऐड हो जाए, जीएफआर में जाके ऐड हो जाए, और फिर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आता है तब हम उसे यूरिन कहते हैं, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी होगा। आप इस जहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आप इसे जाके दोबारा से बुक से लाइन में लाइन पढ़ें, एंड अगर कोई डाउट आएगा तो फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।